हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक भर्ती विज्ञापन कब जारी होता है? 15 अप्रैल 2019 को विज्ञापन जारी होता है और 26 मार्च 2021 को इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। जब भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है तो विज्ञापन में तमाम वो शर्तें दी जाती हैं जिनके तहत उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना है। अब ये भर्ती जो है, ये मैं आपको पहले विज्ञापन दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए आप, रिलीज ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर डायरेक्ट एंड डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ HCRO एंड HCRM इन BSF कम्युनिकेशन सेटअप। इस भर्ती के कुछ वीडियोस हमने बनाए, तो उन वीडियो के लिए हमारे पास में कुछ कमेंट्स, कॉल, मैसेज, आर्ग्यूमेंट और नियम कानून एक से एक बताने वाले। एक तो इसमें नियम हमें ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की भर्तियों में वेटिंग नहीं होती, ये पहले से ही तय है। चलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे, केंद्र सरकार की भर्तियों में वेटिंग नहीं होती। दूसरा इसमें ये पॉइंट है कि RO और RM में दोनों में एक कैंडिडेट बोथ में सेलेक्ट हो सकता है कि उसने दोनों की उसने फ़ी पे की है, दोनों का उसने एग्ज़ाम दिया है, दोनों का उसने प्रक्रिया अलग अलग उसने शामिल किया है। उसको अधिकार है कि वो दोनों में शामिल होकर दोनों में वो सेलेक्ट हो सकता है। बिल्कुल उसका अधिकार है, हम उस बात से भी सहमत हो जाते हैं। हम वो वीडियो के लिए भी हमने बता दिया कि यदि उसमें कोई हमारी तरफ से गलत लगा है तो हम बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हैं हम वहाँ पे। अब एक पॉइंट ये आता है कि इसका जो परिणाम है वो आपको दिखा देते हैं हम। ये फाइनल रिजल्ट है। फाइनल रिजल्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट HCRM इन BSF कम्युनिकेशन सेटअप इन रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट issued for recruitment for the post of HCRM in BSF communication setup published in Employment News 4 to 10th May 2019 as well as published on BSF website wide letter number। ये पूरा दिखाया है, देखिए सब कुछ दिखाया है। कम्युनिकेशन सेटअप पूरा जो ऑफिस की जो भाषा है उसके अकॉर्डिंग पूरा दिखाया है। मार्क्स obtained in descriptive test as per SOP and declared successful for provisional appointment to the post of HCRM in BSF communication setup। ये रेडियो मैकेनिक का रिजल्ट है। अब यहाँ पर जो टॉपर हैं वो देखिए, टॉपर रोल नंबर दिखाया है और नेम है, जेंडर, कैटेगरी क्या है उनका और सेलेक्टेड। अनरिजर्व्ड में ये 1 नंबर पे सेलेक्ट हैं, उसके बाद में 2 पे सेलेक्ट हैं, ये पूरा दिखाया है। ये रिज़ल्ट लास्ट तक हम देखते हैं। इस रिज़ल्ट में एक बात है कि इसमें कहीं भी ये नहीं दिखाया गया है कि जो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट है उसको कितना नंबर मिला है। लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट को कितना नंबर मिला है, तो जो हमारे साथी सेलेक्ट नहीं हुए उनके जहन में ये बात आती है कि मेरे कितने नंबर थे और जो सेलेक्ट है उसके कितने नंबर थे। ये स्वाभाविक है, जो भी सेलेक्ट नहीं होगा उसको ये बात आएगी, जो सेलेक्ट है उसको भी ये बात आएगी, क्योंकि आपकी सीनियरिटी जो है वो भी इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही फिक्स होगी आपकी। अब प्रमोशन आपके होंगे आगे, वो भी इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही फिक्स होंगे। तो ये जो सेलेक्ट है उनके भी जहन में ये बात आना लाजमी है कि मुझे कितना मार्क्स मिला है, जो टॉपर है उसको कितना मार्क्स मिला है, और मैं लास्ट हूँ तो मुझे कितना मार्क्स मिला है। टॉपर से लेके लास्ट तक कितना डिफरेंस है मार्क्स का। इसमें कहीं ये भी नहीं शो किया गया है कैंडिडेट को कितना मिला है, वो भी नहीं शो किया गया है, और एक जो कट ऑफ है वो भी शो नहीं की गई है। और एक कैंडिडेट को ये नहीं पता चलता है कि लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट को कितना मार्क्स है और मुझे कितना मार्क्स है। तो वो क्या करता है, वो RTI लगाता है। RTI इस भर्ती में भी लगाया गया, काफ़ी कैंडिडेट्स ने जब RTI लगाया तब भी बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि ये RTI से कुछ नहीं होगा। RTI तो सिर्फ नंबर जानने के लिए लगाया है, RTI से कुछ नहीं होने वाली बात कहाँ है। क्योंकि जो साथी हमारे सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो बहुत हताश और निराश हैं। वो उनका ये कहना है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, उसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पारदर्शिता भर्ती में होनी चाहिए, ये फ़र्ज़ बनता है जो भी मुखिया हैं फोर्स के या गृह मंत्रालय जो है उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो निर्देशित कर दे कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। अब जो कैंडिडेट RTI लगाए उससे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें एक बात ये भी हमें जानने को मिली, जो हमारे पास में कमेंट्स और मैसेज व्हाट्सएप ये सब जो आते हैं उससे, कि इसमें लिखा है कि कहीं भी इसमें लिखा हुआ है कि वेटिंग नहीं बनेगी।
वेटिंग नहीं बनेगी, ये विज्ञापन में कहाँ लिखा हुआ है? हमने इसको पूरा पढ़ लिया है, हमें कहीं नहीं मिला। हमें इसमें जो चीज़ मिली है रिज़ल्ट के बारे में वो ये है कि टाई केसेस का रेजोल्यूशन कैसे होगा। टाई केसेस 2 कैंडिडेट को बराबर नंबर मिल रहा है, 4 कैंडिडेट को बराबर मिल रहा है, 10 को बराबर मिल रहा है, तो उनमें से कौन सेलेक्ट होगा, ये फाइनल रिजल्ट है। ये फाइनल रिजल्ट है। द फाइनल रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर HCRO एंड HCRM सेपरेटली एंड मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड इन फॉलोइंग मैनर। मेरिट अलग अलग होगा, ठीक है, अलग अलग वाले पर हम मान लेते हैं, हम उस पर सहमत हो गए। हम जो हमारा पॉइंट था कि एक कैंडिडेट दोनों में सेलेक्ट हो गया तो उसकी जो वो ज्वाइन तो एक में ही करेगा, उसकी एक वैकेंसी खाली रहेगी, तो उसके ऊपर हमारे पास में कमेंट्स, मैसेज, कॉल एक से एक आ गए कि उसकी मर्जी है, उसने मेहनत की है, वो दोनों में सेलेक्ट हो सकता है, और वो चाहे तो वो एक में ज्वाइन करे और वो चाहे तो वो दोनों में ज्वाइन नहीं करे। लेकिन जब हमने पूछा कि क्या वो दोनों में ज्वाइन कर लेगा, तो वो जो आर्ग्यूमेंट करने वाले हैं वो वहाँ पर निरुत्तर हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट बंद हो जाता है। टाई केसेस का रेजोल्यूशन कैसे होगा? प्रोसीजर फॉर ड्रॉल ऑफ मेरिट इन केस ऑफ टाई। टाई केस में क्या प्रक्रिया है? अब इसमें देखिए, कैंडिडेट्स हु स्कोर्स मोर मार्क्स इन टोटल विल बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। जो टोटल में जिसको ज़्यादा है वो ऊपर होगा, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है? इफ़ मार्क्स आर इक्वल देन कैंडिडेट्स हु स्कोर्स मोर मार्क्स इन स्क्रीनिंग टेस्ट, अब OMR बेस्ड विल बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। यानी जिसको OMR में ज़्यादा मिला है, OMR टेस्ट में, वो OMR स्क्रीनिंग जो है उसमें ज़्यादा मिला है, वो ऊपर होगा। If in all conditions as mentioned in sub-para 1 and 2 above the position is still same, then preference will be given to the candidate older in age। जिनकी एज ज़्यादा है उनको वरीयता दी जाएगी। उसके बावजूद भी 1, 2, 3 में भी अभी सेम आ रहा है, तो द प्रेफरेंस विल बी गिवन अल्फ़ाबेटिकली, यानी कि जो अमर है उसका नाम पहले आता है तो अमर को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, विजय को नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर 5वां इसका जो पॉइंट है वो कहा है, इफ़ एनी कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी फाइंड्स प्लेस इन मेरिट विदाउट अवेलिंग एनी रिलैक्सेशन ही शी विल बी प्लेस्ड इन मेरिट अगेंस्ट द UR कैटेगरी। इसमें तो यही लिखा है, इस एडवर्टीज़मेंट में ये बात नहीं लिखी हुई कहीं कि BSF नंबर शो नहीं करेगी, कि जो फाइनल रिज़ल्ट होगा उसके नंबर शो नहीं किए जाएंगे। ये BSF का पॉलिसी है, BSF का SOP है, ये नहीं लिखा हुआ है। और यदि ये SOP है कि BSF नंबर शो नहीं करेगी, तो BSF वो SOP को अपना वेबसाइट पर शो कर दे, ताकि ये जो भटक रहे हैं, जो कैंडिडेट्स, जो सिंगल मदर जो भटक रही है कि उसके बेटे के मार्क्स पता नहीं चले, उन सिंगल मदर को तो हमने बता दिया रास्ता कि कैसे आपको मार्क्स पता चलेगा। उनको हमने रास्ता बता दिया। उन्होंने कहा हमने RTI लगाई, उस RTI का हमारे पास में जवाब आ गया। RTI आपको RTI लगाने की ज़रूरत नहीं है अपने मार्क्स जानने के लिए। आप एक सिंपल लेटर आप लिखिए अपने मार्क्स जानने के लिए और उसका कॉपी दीजिए आप जॉइंट सेक्रेटरी पुलिस डिवीज़न 2 MHA, और आप एक किसी विशेष कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप कॉपी दीजिए इनको। ये जो ऊपर जो दिया है, जिनको BSF ने कॉपी दी थी, जब BSF ने वाइड पब्लिसिटी के लिए BSF ने कॉपी दिया, किसको दिया? सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर शास्त्री भवन। अब BSF ने क्या रिजल्ट जब बना है उसकी भी कॉपी सेक्रेटरी शास्त्री भवन के वेलफेयर डिपार्टमेंट को दी है? नहीं दी है। आपको चाहिए, समाज कल्याण विभाग का काम है कि समानता होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये जब इस तरह का वीडियो जो होता है उसमें कमेंट्स बहुत सारे हमारे पास में आने शुरू हो जाते हैं कि जब ये पॉइंट उठाया गया कि RO और RM में सेलेक्ट कैंडिडेट जो है वो ज्वाइन किस में करेंगे, तो आर्ग्यूमेंट होता है कि उनकी मर्ज़ी है वो किस में करें, और वो चाहें तो वो दोनों में ही नहीं करें, और दोनों खाली रह सकती हैं, दोनों खाली रह सकती हैं। तो उस भर्ती प्रक्रिया को करने का मकसद क्या हुआ? भर्ती प्रक्रिया करने का मकसद क्या है? भर्ती पूरी करने का मकसद, भर्ती प्रक्रिया का मकसद है कि एक वर्कफोर्स मिले, फोर्स को जो हमारी सीमाओं पे जाके काम कर सके और जो खाली वैकेंसी है उसको भरा जा सके।
लेकिन जब भर्ती प्रक्रिया ही ऐसी है कि एक कैंडिडेट दोनों में सेलेक्ट हो सकता है, तो जाहिर सी बात है वो वैकेंसी तो खाली रहेगी, उसको हमने छोड़ दिया उसको। दूसरा पॉइंट ये है कि नंबर क्यों नहीं शो किया जा रहा है, आरटीआई में नंबर क्यों नहीं बताया जा रहा। आरटीआई में सेक्शन 24(1) सीमा सुरक्षा बल नंबर नहीं बताएगी। आप आरटीआई का 10 रुपये खर्च मत कीजिए, आप सिर्फ एक सिंपल एप्लीकेशन लगाइए। उसका आपके पास में क्या जवाब आता है, उसके पास में आपके पास उसका यदि आपके पास जवाब आता है कि सीमा सुरक्षा बल का ये पॉलिसी है, ये एसओपी है कि वो भर्ती में नंबर सार्वजनिक नहीं करेगी, वो कट ऑफ भी नहीं बताएगी, तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे वो जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वो। तो हमारे वो तमाम साथी देखिए, उनको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो सेलेक्ट हो गए हैं उनको भी अपने नंबर जानना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनको ही अपना नंबर जानना ज़रूरी है। जो सेलेक्ट हो गए हैं उनका सीनियरिटी कैसे फिक्स होगा, वो जब हेड कांस्टेबल से वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनेंगे तब वो किस आधार पर बनेंगे, वो उस मार्क्स के आधार पर ही बनेंगे जो उनको बीएसएफ ने लिस्ट बनाकर अपने पास रखा हुआ है, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्क्स आपको पता होना ज़रूरी है। आपकी सीनियरिटी किस आधार पर फिक्स होगी, उसी लिस्ट के आधार पर फिक्स होगी। अब सीनियरिटी फिक्स होने में क्या जो ट्रेनिंग में आपका जो असेसमेंट होगा उसका भी कोई रोल होगा, या आपका सिर्फ और सिर्फ भर्ती में जो आपका असेसमेंट हुआ है उसी का रोल होगा। और जो टॉपर है और जो कैंडिडेट लास्ट है, वो जब पूरा सर्विस होता है तब उनका जो प्रमोशन के आधार पर जो उनका डिफरेंस हो जाता है वो कहाँ हो जाता है। हो सकता है एक तो डिप्टी कमांडेंट हो जाए और दूसरे इंस्पेक्टर ही रहें, और तीसरे ऐसे हैं कि वो सब इंस्पेक्टर ही रहें। तो ये इसलिए आपको हक जो है, आपके हक की बात हमने इन वीडियो में कही है। हमने कहीं किसी पर आरोप नहीं लगाया, और जो विरोध हमारा हुआ वो क्यों हुआ उसके लिए भी देखिए हम जल्द ही आपको खुलासा कर देंगे कि वो विरोध क्यों हो रहा है, किस आधार पर हो रहा है। तो फिर आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल के साथ में जुड़े हैं तो कभी हम आपको मिसगाइड नहीं करेंगे, हम आपको गलत सूचना नहीं देंगे। हम आपके हक की बात करेंगे, चाहे आप एसएससी जीडी के साथी हैं, चाहे बीएसएफ ट्रेड्समैन के हैं, चाहे बीएसएफ आरओआरएम के हैं, सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के साथ ही कुछ मेडिकल के लिए हमसे जुड़ते हैं। तो आप से ये चैनल चलता है, आपका चैनल है, आप सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप गाली भी देते हैं तो वो भी हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से गाली देते हैं तो उसमें आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, ये आप भी समझ सकते हैं। जय हिंद।